वेलकम टू इंडिया अनफिल्टर्ड। शुरुआत में ही मान लीजिए कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है ठीक है। और अचानक से जो मैच का रेफरी है वो निष्पक्ष रहने के बजाय किसी एक टीम की जर्सी पहन ले और उसी टीम के लिए खेलने लगे। अरे फिर तो वो मैच ही नहीं रहा ना। एग्जैक्टली क्या उस मैच के नतीजों पर कोई भी कभी भरोसा कर पाएगा? भारतीय मीडिया के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए ये उदाहरण मुझे बहुत सटीक लगता है। बिल्कुल। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि न्यूज़ का जो प्राइमरी काम है वो हमें दुनिया भर की जानकारी देना है, लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ये जांचेंगे कि क्या जानकारी देने के नाम पर हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे नजरिए को कंट्रोल किया जा रहा है। ये असल में एक बहुत ही गहरा सवाल है और ये सीधे तौर पर हमारी लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, एक स्वस्थ व्यवस्था में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। उसका काम है सत्ता में बैठे लोगों से कड़े सवाल पूछना, जनता तक बिना किसी फिल्टर के जमीनी तथ्य पहुंचाना। लेकिन जब हम आज के मीडिया इकोसिस्टम से जुड़े शोध पत्रों, वैश्विक मीडिया इंडेक्स या जो रियल केस स्टडीज हैं उनका अध्ययन करते हैं तो वो तस्वीर बहुत उलझी हुई दिखती है। पॉइंट है। आज सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे फोन हर वक्त बज रहे हैं, लेकिन उस शोर के बीच सही जानकारी खोजना एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है। और इसीलिए मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं कि हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ सोर्सेज और डेटा के आधार पर यह समझेंगे कि मीडिया काम कैसे कर रहा है। सही बात है। तो अगर हम शुरुआत बुनियादी आंकड़ों से करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट काफी कुछ साफ कर देती है। हाँ, वो रिपोर्ट तो काफी चिंताजनक थी। बहुत ज्यादा। 2019 में भारत इस इंडेक्स में 140वें स्थान पर था और 2023 आते आते हम 161वें स्थान पर खिसक गए हैं। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस स्थिति को गंभीर श्रेणी में रखा है। एग्जैक्टली। और फ्रीडम हाउस ने भी भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र यानी पार्शली फ्री माना है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। जी पूछिए। क्या ये जो गिरावट है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकारें आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं या फिर मतलब कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण कानूनी ढांचे का इस्तेमाल है। इस तरह से इस्तेमाल करना कि असहमति की आवाज अपने आप ही धीमी हो जाए, मतलब डराकर। हाँ, एक तरह से। इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण भारत के आईटी रूल्स 2011 और जो हालिया डिजिटल मीडिया नियम है उनमें दिखता है। इन नियमों के तहत सरकार किसी भी ऐसे डिजिटल या न्यूज कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है जिसे भारत की सुरक्षा या अखंडता के लिए खतरा माना जाए। लेकिन एक सेकंड, अगर हम इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखें तो इंटरनेट पे जिस तरह से अफवाहें और नफरत फैलती है उसे रोकने के लिए तो सरकार के पास कोई लगाम होनी ही चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब कोई भी समाज अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से दांव पर तो नहीं लगा सकता। आपकी बात 100% सही है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन असली समस्या इन नियमों के होने में नहीं है। समस्या है उन नियमों की बहुत ही व्यापक और अस्पष्ट परिभाषा में। अस्पष्ट परिभाषा मतलब जब सुरक्षा के लिए खतरा शब्द को आप क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो किसी सरकारी नीति की जायज आलोचना करने वाले एक आम लेख को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर इंटरनेट से हटाया जा सकता है। अच्छा, तो एक बहाना बन सकता है। बिल्कुल। ये अस्पष्टता सत्ता को एक ऐसा हथियार दे देती है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद रोकने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए भी किया जा सकता है। मुझे इस बात से 2016 के कश्मीर के हालात याद आ रहे हैं। हाँ, कश्मीर रीडर वाला मामला के दौरान राज्य सरकार ने कश्मीर रीडर नाम के एक लोकल अखबार के प्रकाशन पर अचानक से बैन लगा दिया था। तर्क यही दिया गया था कि उनका कंटेंट हिंसा भड़का सकता है। और लगभग 3 महीने तक वो अखबार पूरी तरह से बंद रहा। फिर अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के वो प्रतिबंध हटा लिया गया। ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाता है कि जब कानूनी ढांचा फ्लेक्सिबल होता है तो उसका इस्तेमाल एक तरह की शॉक थेरेपी के लिए किया जा सकता है, ताकि सिर्फ उस एक अखबार में नहीं बल्कि पूरे मीडिया इकोसिस्टम में एक डर बैठ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। शॉक थेरेपी बहुत कारगर होती है, लेकिन अगर हम आज की सच्चाई देखें तो सेंसरशिप हमेशा डंडे या कानून के जोर पर नहीं होती। तो और कैसे होती है? आज किसी मीडिया संस्थान को चुप कराने के लिए अखबार बैन करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उसका रेवेन्यू मॉडल कंट्रोल कर लीजिए, काम हो जाएगा। बाप रे, रेवेन्यू मॉडल
मतलब पैसे का खेल। केस स्टडी है जो भारत में मीडिया के इसी वित्तीय ढांचे पर रोशनी डालती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कुछ ही वर्षों में विज्ञापनों पर करीब $640 मिलियन खर्च किए। $640 मिलियन? ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। तो मतलब अगर द हिंदू या किसी भी बड़े अखबार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे सरकारी विज्ञापनों से आ रहा है तो उनके संपादकीय बोर्ड पर तो हमेशा एक अदृश्य दबाव बना रहेगा। एग्जैक्टली। और यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ सेंसरशिप की। स्व सेंसरशिप। हाँ, जब किसी भी न्यूज हाउस के एडिटर को ये पता होता है कि सरकार के खिलाफ एक तीखी रिपोर्ट छापने का मतलब है कि कल से करोड़ों रुपए के विज्ञापन बंद हो सकते हैं, तो वो खुद ही अपनी कलम की धार कम कर देते हैं। मतलब वो खुद ही डर जाते हैं। बिल्कुल। और पत्रकारिता की भाषा रातों रात बदल जाती है। जो कल तक बड़ा घोटाला था वो अचानक से वित्तीय अनियमितता कहलाने लगता है। इसके लिए सरकार को फोन करके धमकी नहीं देनी पड़ती। ये तो उनके व्यापारिक सर्वाइवल की मजबूरी बन जाती है। एकदम सही। मतलब जिस मीडिया का काम सत्ता की निगरानी करना था वो वित्तीय रूप से उसी सत्ता पर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन पैसा सिर्फ सरकार से तो नहीं आ रहा ना। नहीं, प्राइवेट कॉर्पोरेट घरानों का भी तो बहुत बड़ा निवेश है। हाँ, और वो कॉर्पोरेट निवेश न्यूज रूम की पूरी दिशा बदल देता है। द एकेडमिक्स की उसी रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा एनडीटीवी के अधिग्रहण का विश्लेषण किया गया है। वो काफी बड़ा मामला था। एनडीटीवी दशकों से अपने एक खास संपादकीय रुख और सत्ता विरोधी आवाज के लिए जाना जाता था। लेकिन जब एक ऐसा विशाल कॉर्पोरेट घराना उसे खरीद ले जिसके व्यापारिक हित सीधे सरकारी नीतियों और लाइसेंस से जुड़े हों, तो न्यूज रूम की आजादी पर सवाल उठना तो लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। और अगर हम भारत के सबसे बड़े मीडिया घरानों में से एक टाइम्स ग्रुप या बीसीसीएल के कॉर्पोरेट ढांचे को देखें तो वो इतना कॉम्प्लेक्स और अपारदर्शी है कि आम पाठक को पता ही नहीं होता कि पर्दे के पीछे कंट्रोल किसका है। हम तो बस खबर पढ़ रहे होते हैं। हाँ, पाठक को लगता है कि वो निष्पक्ष खबर पढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे असल वित्तीय एजेंडा क्या है किसी को नहीं मालूम। तो अगर हम नोम चॉम्स्की के प्रोपेगेंडा मॉडल की बात करें, जिसे हम अक्सर थ्योरी मानते हैं, वो तो हमारे टीवी और प्रिंट मीडिया की रोजमर्रा की सच्चाई बन गया है। एग्जैक्टली। चॉम्स्की का यही तो तर्क था कि बड़े मीडिया संस्थान असल में प्रॉफिट कमाने वाली मशीनरी है जिनका काम एलीट क्लास के हितों को सुरक्षित रखना है। वाकई प्रोपेगेंडा मॉडल हमें यही समझाता है कि जब न्यूज़ सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाए और मुनाफा कमाना ही इकलौता लक्ष्य हो तो जनहित की खबरें अपने आप साइडलाइन हो जाती हैं। न्यूज वो नहीं रहती जो जनता के लिए जरूरी है। हाँ, वो बन जाती है जो बिकती है। और इस मुनाफे की भूख का एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। सावा इंटरनेशनल के शोध में जी न्यूज़ और जिंदल ग्रुप के विवाद का जिस तरह जिक्र है वो इसका सबूत है। अरे हाँ, वो कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले वाला केस, जहां जी न्यूज के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों पर आरोप लगा था कि उन्होंने खबर न दिखाने के बदले जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली की कोशिश की थी। बिल्कुल। हालांकि जी न्यूज ने हमेशा इससे इनकार किया और कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने मीडिया की विश्वसनीयता को अंदर तक हिला दिया था। और ये घटना सिर्फ करप्शन का मामला नहीं थी, ये इस बात का सबूत थी कि कैसे एक न्यूज़ रूम जिसका काम भ्रष्टाचार उजागर करना है वो खुद एक वसूली केंद्र बन सकता है। 100 करोड़ की कीमत। सोचिए, जब खबर ना छापने की कीमत 100 करोड़ हो सकती है तो उस न्यूज़ रूम में शिक्षा, स्वास्थ्य या आम आदमी की समस्याओं की क्या जगह होगी? कोई जगह नहीं होगी। बिल्कुल शून्य। तो इसका एक बहुत सीधा सा निष्कर्ष निकलता है, अगर हम एक दर्शक के तौर पर न्यूज़ देखने के पैसे नहीं दे रहे हैं और चैनल पूरी तरह से कॉर्पोरेट या सरकारी विज्ञापनों पर टिका है, तो चैनल हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। तो प्रोडक्ट कौन है? असल में हम ही प्रोडक्ट हैं। हमारा ध्यान, हमारा समय, स्क्रीन के सामने बिताया गया हमारा हर एक मिनट वो विज्ञापनदाताओं को बेचा जा रहा है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। और इंसान का ध्यान खींचने का सबसे असरदार तरीका क्या है? उसे डराना, गुस्सा दिलाना या फिर कोई सनसनी फैलाना। और यहीं पर पत्रकारिता की मौत हो जाती है और जन्म होता है इन्फोटेनमेंट का। इन्फोटेनमेंट मतलब इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। हाँ, जानकारी और मनोरंजन का ये कॉकटेल। देखिए, 24 घंटे का न्यूज़ साइकिल भरना कोई आसान काम नहीं है।
हर घंटे देश में कोई बड़ी खबर नहीं टूटती। सही बात है। इसलिए जो भी साधारण सी खबर मिलती है उसे एक ड्रामा या थ्रिलर फिल्म में बदल दिया जाता है ताकि दर्शक रिमोट नीचे रख दे। और इसके नतीजे कितने अमानवीय हो सकते हैं ये हमने कई बार देखा है। मुझे प्रिंस का मामला याद आ रहा है। वो जो बच्चा बोरवेल में गिर गया था। हाँ, वो 5 साल का बच्चा जो गहरे बोरवेल में गिर गया था, उसकी जान खतरे में थी, लेकिन न्यूज़ चैनलों ने उस ट्रेजेडी का ऐसे लाइव टेलीकास्ट किया जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। बिल्कुल, वो बहुत ही असंवेदनशील था। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सस्पेंस वाले ग्राफिक्स आ रहे हैं। 2 दिनों तक उस घटना को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए भुनाया गया। और अगर हम आरुषि तलवार मर्डर केस की बात करें तो वो इसका एक और खौफनाक उदाहरण है। वो तो पूरा मीडिया ट्रायल था। एग्जैक्टली। एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी और दूसरी तरफ टीवी स्टूडियोज में बैठे एंकर्स ने खुद को जज और जल्लाद मान लिया था, बिना किसी अदालत के फैसले के। हाँ, सिर्फ अफवाहों और सो कॉल्ड सूत्रों के हवाले से लोगों का सरेआम चरित्र हनन किया गया। इस तरह के मीडिया ट्रायल ने न सिर्फ परिवार की प्राइवेसी छीनी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी डैमेज किया। और 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान जो हुआ वो तो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था। वो तो शायद सबसे बुरा दौर था लाइव रिपोर्टिंग का। एनडीटीवी और कुछ अन्य चैनलों ने ताज होटल के बाहर से घंटों लाइव कवरेज की। सेना के कमांडोज के ऑपरेशंस, उनकी पोजीशंस, सब कुछ लाइव टीवी पर दिखा दिया। हाँ। उससे हुआ क्या? आतंकवादियों के आकाओं को पाकिस्तान में बैठकर सब कुछ लाइव देखने और निर्देश देने का मौका मिल गया। ये दिखाता है कि जब ब्रेकिंग न्यूज और दूसरों से आगे निकलने की अंधी दौड़ शुरू होती है तो संवेदनशीलता और राष्ट्रीय हित दोनों को खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। वाकई। लेकिन आज चुनौती सिर्फ खबरों को सनसनीखेज बनाने तक सीमित नहीं है। अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचनाओं और फेक न्यूज को ही मुख्य धारा का मीडिया सच बताकर परोस रहा है। ये सबसे ज्यादा डरावना है यार। सोशल मीडिया पर किसी रैंडम अकाउंट से फेक न्यूज फैलना एक बात है, लेकिन जब लाखों की व्यूअरशिप वाले प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इसे चलाने लगें तो आम इंसान किस पर भरोसा करेगा? सही सवाल है। अभी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने न्यूज 18 इंडिया के एक शो पर जो कार्रवाई की वो इसका सीधा प्रमाण है। अमन चोपड़ा वाले शो की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली। उन्होंने थूक जिहाद नाम से एक डिबेट शो किया जिसमें एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए ऐसे वीडियोस दिखाए गए जो पहले ही फर्जी साबित हो चुके थे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, खुद न्यूज 18 की अपनी फैक्ट चेक टीम ने उन्हें पहले फर्जी बताया था। ये तो हद है। NBDSA ने इस पर भारी जुर्माना भी लगाया था और कहा था कि एंकर की भाषा भड़काऊ थी। लेकिन बदकिस्मती से ये कोई इकलौती घटना नहीं है। और भी ऐसे केस हैं बहुत सारे। मीडिया बायस फैक्ट चेक जैसे पोर्टल्स ने बहुत से बड़े संस्थानों की पोल खोली है। जैसे इंडिया टुडे जैसे बड़े संस्थान ने ब्राजील के फुटबॉल फैंस द्वारा अपनी ही टीम की बस पर पथराव करने की झूठी खबर चला दी, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने चीनी पुलिस के एक पुराने वीडियो को भारत की हालिया घटना बताकर पब्लिश कर दिया। अरे बाप रे। या फिर वो कराची की बारिश के वीडियो को भारत के किसी शहर का बता देना। हाँ, वो भी हुआ है। मतलब जल्दबाजी इतनी ज्यादा है कि तथ्यों की जांच नाम का जो बुनियादी नियम है वो जर्नलिज्म से पूरी तरह खत्म हो चुका है। बस ये देखा जाता है कि कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, उसे तुरंत स्क्रीन पर चिपका दो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल भी पैदा होता है। कैसा सवाल? क्या मीडिया सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वे आलसी हैं या उन्हें TRP चाहिए, या फिर इसलिए क्योंकि एक समाज के तौर पर हम खुद यही देखना और सुनना चाहते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। फेक न्यूज एंड द पोलराइज्ड इंडियन नाम का एक बहुत ही विस्तृत शोध इस पर गहराई से बात करता है। ये शोध हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है, कन्फर्मेशन बायस और कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, इन दोनों टर्म्स के पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे हमारे दिमाग की वायरिंग से जुड़े हैं। बिल्कुल। आखिर क्यों कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी एक घटिया सी फेक न्यूज पर यकीन कर लेता है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जब भी कोई इंसान कोई ऐसी जानकारी पढ़ता है जो उसकी पहले से बनी हुई मान्यताओं या राजनीतिक विचारों के एकदम खिलाफ हो तो उसके दिमाग में एक भारी मानसिक बेचैनी होती है, एक तरह का फ्रिक्शन। हाँ, और इसी बेचैनी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अब इंसानी दिमाग इस तनाव से हर हाल में बचना चाहता है। ओके। इसलिए हम सबकॉन्शियसली सिर्फ वही खबरें पढ़ते हैं, उन्हीं चैनलों को देखते हैं जो हमारी सोच को सही ठहराते हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है।
और न्यूज़ चैनल्स और उनके एल्गोरिदम इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसका पूरा व्यापारिक फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम खबरों के माध्यम से दुनिया का सच जानना ही नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं हम? विचारों का सपोर्ट करती है तो मैं उस पर तुरंत विश्वास कर लूंगा, उसे धड़ाधड़ शेयर कर दूंगा, भले ही वो 100% मनगढ़ंत क्यों ना हो। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और वो जो शोध है वो ये भी दर्शाता है कि कैसे अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग इस मनोवैज्ञानिक जाल में फंसते हैं। अच्छा, दोनों तरफ के लोग? हाँ, जो लोग राइट विंग यानी दक्षिणपंथी झुकाव रखते हैं वो अक्सर उन फेक न्यूज़ पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं जो सत्ता पक्ष की नीतियों या इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं, क्योंकि वो उनके नैरेटिव को मजबूत करता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो वामपंथी या लेफ्ट विंग झुकाव वाले लोग हैं वो अपना पूरा वजूद सत्ता के विरोध पर टिका देते हैं। तो वे किसी भी ऐसी खबर को बिना चेक किए शेयर कर देते हैं जो सरकार की कड़ी आलोचना करती हो, भले ही उस खबर के तथ्य पूरी तरह से फर्जी हों। दोनों ही तरफ अंधापन है। और इस पूरी मनोवैज्ञानिक जंग में व्हाट्सएप ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया है। व्हाट्सएप का आर्किटेक्चर ही ऐसा है जो फेक न्यूज़ को फैलने में मदद करता है। हाँ, क्योंकि वो एक एन्क्रिप्टेड और प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली। फेसबुक या ट्विटर की तरह वो कोई पब्लिक स्क्वायर नहीं है जहां लोग आपको तुरंत फैक्ट चेक करके गलत साबित कर सकें। सही बात है। जब एक फैमिली ग्रुप में कोई चाचा, मामा या कोई करीबी दोस्त कोई मैसेज फॉरवर्ड करता है तो उस मैसेज के साथ उस इंसान का भरोसा भी जुड़ जाता है। और इसलिए कोई उसे क्रॉस चेक करने की जहमत नहीं उठाता। व्हाट्सएप एक बंद कमरे की तरह हो गया है जहां झूठ इतनी तेजी से गूंजता है कि सच की आवाज तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल। यार, इन तमाम बातों को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा मीडिया इकोसिस्टम ही करप्ट हो चुका है। निराशा तो होती है। आम आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है क्या? क्या निष्पक्ष पत्रकारिता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या इस धुंधलके में कोई उम्मीद की किरण भी बाकी है? नहीं, तस्वीर पूरी तरह से काली नहीं है। मेन स्ट्रीम टीवी के इस शोर शराबे से दूर आज भी कई ऐसे संस्थान हैं जो बेसिक जर्नलिज्म के उसूलों पर टिके हुए हैं। जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, जो न्यूज एजेंसी है। हाँ, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वॉचडॉग्स ने आज भी पीटीआई को भारत में सबसे कम पक्षपाती या लीस्ट बायस्ड माना है। वाकई। बिल्कुल। उनकी न्यूज वायर्स में आज भी ओपिनियन से ज्यादा फैक्ट्स को तवज्जो दी जाती है। वहाँ एंकर्स का चीखना चिल्लाना नहीं होता, बस टू द पॉइंट जानकारी होती है। ये तो अच्छी बात है। और टीवी मीडिया से बाहर निकलकर अगर हम डिजिटल स्पेस को देखें तो वहां भी तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत बड़ा। रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे नाम आज पारंपरिक न्यूज चैनलों से भी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। ये असल में सूचना के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब बड़े कॉरपोरेट न्यूज चैनल्स के अंदर स्वतंत्र आवाजों का दम घुटने लगा तो कई पत्रकारों ने यूट्यूब और बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रास्ता चुना। और आज उन्हें अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए करोड़ों के स्टूडियो की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे सीधे दर्शकों से जुड़ रहे हैं, डेटा बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पूछने से डरता है। लेकिन इस नए डिजिटल स्पेस में रिस्क भी कम नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है लोगों को। हाँ, वो तो है। सत्ता से सवाल करने या समाज की कमियों को दिखाने का एक बहुत पुराना तरीका रहा है व्यंग या कॉमेडी। लेकिन आज हालात ये हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियंस तक को कानूनी मुकदमा और जेल का सामना करना पड़ रहा है। मुनव्वर फारूकी का मामला इस असहिष्णुता की पूरी गवाही देता है। एग्जैक्टली। 2021 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 37 दिन जेल में रखा गया। और वो भी एक ऐसे चुटकुले के लिए जो उन्होंने उस दिन मंच पर सुनाया ही नहीं था। सोचिए, सिर्फ इस आशंका पर कि वो शायद कुछ आपत्तिजनक बोल सकते हैं, उन पर इतनी सख्त कार्रवाई कर दी गई। कुणाल कामरा और वीर दास के साथ भी तो यही पैटर्न देखने को मिला था। हाँ, कुणाल कामरा को एक फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी से तीखे सवाल पूछने पर बिना किसी जांच के कई एयरलाइंस ने बैन कर दिया था और बाद में उनकी ट्वीट्स के लिए उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमे चले। और वीर दास ने जब अमेरिका में अपना 2 इंडियाज वाला मोनोलॉग किया तो यहाँ भारत में उन पर देश की छवि खराब करने के आरोप लग गए, पुलिस में शिकायतें दर्ज हो गईं। जब एक समाज कॉमेडी और व्यंग्य को बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता खो देता है तो ये एक सीधा संकेत है कि लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया जहां एक तरफ व्हाट्सएप के जरिए ध्रुवीकरण का हथियार बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ये स्वतंत्र आवाजों का इकलौता मंच भी है।
ये एक दोधारी तलवार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और इन तमाम शोध पत्रों के धागों को एक साथ समेटें तो एक बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। वो क्या? मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट हो, कॉर्पोरेट का कब्जा हो, टीआरपी की अंधी दौड़ हो, फेक न्यूज़ का खेल हो या फिर कॉमेडियंस पर प्रहार, ये सब अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये पूरा एक जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है जो हमारे लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को बदल रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब सूचनाएं निष्पक्ष होने के बजाय सत्ता और पैसे के फिल्टर से गुजरकर हम तक पहुंचती हैं, तो ये सिर्फ मीडिया की हार नहीं है। तो किसकी हार है? ये एक समाज के तौर पर स्वतंत्र रूप से सोचने और सही फैसले लेने की हमारी क्षमता की हार है। बहुत गहरी बात कही आपने। तो इसी बड़े विचार पर आज की इस चर्चा को रोकते हैं। जाते जाते एक बहुत ही कड़वा और खुला सवाल है जो समाज को खुद से पूछना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि मीडिया तो बस समाज का आईना है। सही बात है। तो क्या आज के ये टीआरपी संचालित, ध्रुवीकृत और चीखते चिल्लाते न्यूज़ चैनल्स वाकई किसी और की नहीं, बल्कि हमारी ही अपनी पसंद, हमारे अपने डर और हमारे पूर्वाग्रहों की परछाई नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या एक लोकतंत्र में असली खतरा तब पैदा होता है जब मीडिया सच दिखाना बंद कर देता है, या तब जब जनता सच देखना ही बंद कर देती है और हर खबर में सिर्फ अपनी मान्यताओं की पुष्टि खोजना चाहती है? एग्जैक्टली। अगली बार जब भी कोई न्यूज़ सामने आए या कोई व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड हो, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो खबर वाकई हमें जानकारी दे रही है या सिर्फ हमारी सोच को अपने मन मुताबिक ढाल रही है। बिल्कुल। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विस्तृत विश्लेषण में।